इस मुल्क के अगर तबाही से बचाना है आपने तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात से, और इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है और मुझे यकीन है कि फैसला साज भी अब सोचने पे मजबूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हुकूमत के कामयाब पैकेजेस, रमज़ान पैकेज के बाद सस्ती बिजली पैकेज, किसान पैकेज, सैलाब मुतासरीन पैकेज, सेहत कार्ड पैकेज, सहाफ़ती हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज, मुफ्त तालीम पैकेज, कराची का तरक्याती पैकेज, आसान कर्जा पैकेज, कंस्ट्रक्शन पैकेज, कश्मीर पैकेज, बहुत सारे पैकेजेस की कामयाबी के बाद आज हमारे वजीर आजम ने पाकिस्तान के ओवरसीज रहने वालों को ओवरसीज पैकेज दे दिया है, जिसके तहत उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और शोबों के अंदर बड़े पैमाने पर मदद फराम की जाएगी, रिलीफ दी जाएगी, सहूलतकारी दी जाएगी, ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हों, उनकी सरमायाकारी के लिए, उनके केसेस के लिए। वजीर आजम ने जो आज ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब किया, जो हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पे नशर किया गया, बराह रास्त नहीं लेकिन नशर ज़रूर किया गया, उसके अंदर जो इस वक्त दिए गया पैकेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उसके चीदा चीदा निकात आपके सामने रख देता हूँ। जो उनके कानूनी केसेस हैं, उनकी लिटिगेशंस हैं, बड़े मुश्किल में रहते हैं वो, इसीलिए उनके लिए अलग अदालतें बनाने का फैसला हो चुका है और इस्लामाबाद में ये ओवरसीज़ के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। पंजाब में इसकी कानून साजी हो गई है, जल्द वहाँ पर भी कायम हो जाएंगी, दीगर सूबों में भी काम किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो लिंक के जरिए शवाहिद की रिकॉर्डिंग, ई रिकॉर्डिंग और ई फाइलिंग की सहूलत फराम की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो फिक्टिशियस लिटिगेशन होती हैं, वो केसेस जिनमें उनको फंसाया जाता है, उनको उससे बचाने के लिए कानून साजी की जाएगी। तो ये रिलीफ दिया गया अदालतों में ओवरसीज़ को। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए कोटा दिया गया है, यकीनन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके बच्चे तो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान क्यों पढ़ने आएंगे। मैटर ऑफ द फैक्ट इज बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, वो ओवरसीज़ रहकर कमाते हैं, घर पैसे भेजते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। मेडिकल कॉलेजेस में भी उनको कोटा मिलेगा, वफाकी तालीमी इदारों के अंदर भी उनको कोटा मिलेगा। FBR में ओवरसीज़ के कारोबारी लेन देन के लिए उनको हमेशा फाइलर का स्टेटस दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमेशा से उनको परेशानी रहती थी कि उनको नॉन फाइलर का स्टेटस देकर उनसे ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स और दीगर टैक्सेस वसूल किए जाते थे। वो कहते थे कि हम तो बाहर रहते हैं। खैर, ये मसला भी हल हो गया है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ओवरसीज़ खवातीन के लिए पाकिस्तानी सरकारी नौकरियों की जो एज एग्जेम्पशन है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक स्पेशल ऑफिस मुख्तस किया गया है ओवरसीज के प्रॉब्लम्स के लिए। पंजाब में ऑनलाइन सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द आगाज किया जाएगा। मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फीजिबिलिटी का हुक्म दे दिया है, फीजिबिलिटी का हुक्म दे दिया। अभी तो हिसाब किताब होगा, फीजिबिलिटी बनेगी, फिर उसकी तामीर का हुक्म होगा। लेकिन इसके अलावा हर 14 अगस्त को ओवरसीज पाकिस्तानियों में इनामात, सिविल अवार्ड तकसीम किए जाएंगे, जिनमें से 15 अवार्ड्स ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा पैसे भेजेगा उसको देंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे मुकाबला भी एक होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा भेजने का सोचेंगे ताकि वो ये सिविल अवार्ड 14 अगस्त को हासिल कर सके। साथ साथ ग्रीन चैनल जो नवाज शरीफ ने पहले शुरू किया था, उसको दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है चंद हफ्तों में, नॉट राइट अवे। मोतसिब के दफ्तर में भी ओवरसीज का डिपार्टमेंट बनाया गया है। सिफारतकारों से अपील की वजीर आजम ने कि आप बेहतरीन सर्विस और खिदमत कीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यह भी अपील की गई कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसके अंदर आप अपना फाल किरदार अदा करें ताकि हम उसको शिकस्त दे सकें। और यकीनन आखिर में वजीर आजम ने यह भी कहा कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का CEO हूँ, मैं सारे मसाइल उनके खुद देखूंगा। और यह भी अपील की कि आप सिर्फ यहाँ पैसे घर बनाने के लिए ना लेकर आएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट फंड्स, अपनी सेविंग्स पाकिस्तान ट्रांसफर करें और मैं खुद उसकी रखवाली करूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह पैकेज दिया है, जिनकी तादाद 1,35,00,000 है। आज तक हम जब भी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर रिपोर्टिंग करते आए हैं, हमें यह मालूम पड़ा था कि उनका सबसे देरीना मुतालबा वोट की ताकत का है, हक के खुद इरादे। यकीनन ये एक ऐसा राइट है जो हर ओवरसीज पाकिस्तानी चाहता है। और इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी बातें की गई थी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की ताकत का हक देंगे। और आज जब ये पैकेज का अनाउंस किया जाना था, सुबह से खबरें चल रही थी, तवक्को ये की जा रही थी कि शायद ये बड़ी खबर आ जाएगी कि शायद उनको वोट की ताकत का भी दिया जाएगी उनकी ताकत, लेकिन ये खबर नहीं आई।
मैं सोचने मजबूर हुआ क्या वजूहत है। आज अपने एक्सपर्ट के पैनल से ये सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की राइट नहीं दिया गया। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये पहली बार है ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ है। कुछ दिनों पहले आपको याद है माइंस एंड मिनरल्स का कन्वेंशन हुआ है। इन दोनों में एक कनेक्शन भी है जो आज मैं आपको पूछूंगा, उसके ऊपर बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनवाइट्स की जा रही हैं, चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बाहर से लेकर आएँ और माइंस एंड मिनरल्स की तरफ उसको डायरेक्ट किया जाए। इसकी कुछ वजूहत ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये खबर शाया हुई भी है इंडिपेंडेंट में कि पहले उनकी नज़र यूक्रेन के मादनियात पे थी, अब उनकी नज़र पाकिस्तान के मादनियात पर है। और हम जानते हैं जो कांग्रेसमैन की टीम आई हुई थी जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकातें की, वज़ीर आज़म से मुलाकातें की, उनकी तवज्जो भी इसी तरफ है कि पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी की जाएगी, उसके लिए उनको सहूलियात चाहिए, उनको वन विंडो ऑपरेशन चाहिए जो SIFC उनको प्रोवाइड कर रही है। वो जो कांग्रेसमैन थे जो पहले बहुत ज़्यादा पीटीआई करते थे, जैक बर्जमैन, उन्होंने इस दफ़ा मुलाकातों में कुछ भी नहीं किया पीटीआई, जिसकी वजह से पीटीआई वाले सोशल मीडिया पे बड़ा परेशान है कि आप ट्विटर के ऊपर तो हमारे लिए बड़ी आवाज़ उठाते थे, मुलाकातों में आपने आवाज़ नहीं उठाई। खैर, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि मुल्क के मुआशी हालात के हवाले से फिच ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी है और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह कहा गया था कि महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे पास कमाल पैनल मौजूद है, चाहता हूँ कि मैं गुफ्तगू करूँ कि आज हमें दहशतगर्दी के हवाले से भी बात करनी है। मस्तूम में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की बस को निशाना बनाया गया, 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं, 19 से करीब जख्मी हैं। यकीनन उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। कोहाट करके PK के अंदर भी हालात कशीदा हैं। कुर्रम में जो है 20 दिन के बाद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। टल पारा चिनार रोड अभी भी बंद था और 20 दिनों के बाद वहाँ से सामान रवाना हुआ है। तो खैर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम PMLN, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपके वक्त के लिए। अली राशिद फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ग्रेटफुल अली आपकी कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बहुत वक्त से इमरान खान ये कहते आए थे कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की ताकत दूंगा। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैकेज का तो ऐलान किया गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वज़ीर आज़म साहब ये तारीख साज ऐलान कर दें 1,35,00,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन नहीं किया गया। क्या आप समझते हैं आज जो पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दिया है, उनका एतमाद हासिल करने के लिए, उनका साथ हासिल करने के लिए, उनको ऑन बोर्ड रखने के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। 500 अटेंडीज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, 1200 से ज़ायद आए हैं, बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है इसको। तैमूर मलिक साहब, हाउ डू यू सी इट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं खुद बहुत अरसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ और बतौर वकील ओवरसीज़ बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्रोमिनेंट ओवरसीज़ हैं उनको एडवाइस करता रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हमारे शहरी हैं या ड्यूल नेशनल्स हैं वो कितना बड़ा हमारे लिए असासा हैं और कितना कुछ पाकिस्तान को देना चाहते हैं और दे सकते हैं। तो आपने अपने इब्तदाइया में जो बातें की हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं और ठीक है। जो हुकूमत ने आज गैदरिंग की, देखें इवेंट्स तो होते रहते हैं, असल चीज़ ये है कि वो अब चीज़ जाती कहाँ तक है, क्या अमली तौर पर उसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। पाकिस्तान की हमारी पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स इशू किए गए तो एक इन्वेस्टमेंट का दरवाज़ा उनके लिए खुला। उसके बाद जाहिर है हुकूमत को अपना टाइम ख़त्म करने का मौका नहीं दिया गया, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए उस वक्त होनी थी, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स। सो अब देखना ये है कि ये जो हुकूमत ने पैकेज का ऐलान किया है उसमें अमल किस तरह किया जाता है, कितना एक्चुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कितना किया जाता है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो आपको भी पता है कि इस वक्त पॉलिटिकली किसके साथी हैं ज़्यादातर, और लेकिन सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान क्या आपको लगता है कि आपका PTI के ओवरसीज का नैरेटिव तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मेरे ख्याल में अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की भलाई के लिए और पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ किया जाए तो उसकी वजह कोई भी हो तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। जो पाकिस्तान का GDP का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजते हैं खुद वहाँ बाहर मेहनत करके, उनका ऑब्वियसली ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारे मिडिल ईस्ट में मेरे जैसे रहते थे जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी भी नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, कुल वक्ती तौर पर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं और वहाँ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में ही अपने असासे बना रहे हैं, पाकिस्तान में घर वालों को पैसे भेज रहे हैं। तो बिल्कुल, और पाकिस्तानी शहरी सिर्फ होने के नाते से वो तो वैसे भी वोट डाल सकते हैं, सिर्फ अगर वो आ सकें इलेक्शन के टाइम पर पाकिस्तान में।
तो बिल्कुल उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए। जो उनकी सियासी सोच है, मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह की चीज़ों से बदलेगी, लेकिन अगर उससे पाकिस्तान में पैसा मजीद आ सकता है इन हालात के अंदर, पाकिस्तान में वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा पॉजिटिवली कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये मौके देने चाहिए। मलिक साहब, वोटिंग राइट क्यों नहीं दिया? वोटिंग राइट में क्या प्रॉब्लम है? क्या वजह है कि हुकूमत वोटिंग राइट नहीं देना चाहती ओवरसीज पाकिस्तानियों को? मैं वो आपको शायद मैंने कह दिया है अपने पिछले सेंटेंसेस में कि बाकी सब तो ठीक है, इनका पैसा जरूर चाहिए, लेकिन जो उनका वोटिंग राइट है वो शायद इसलिए वो ना देना इंपॉर्टेंस नहीं चाहें कि रखता उन्हें पता है कि वो इस वक्त पीटीआई को वोट पड़ जाएगा, पीटीआई को वोट पड़ जाएगा, वो नहीं चाहते कि इस वक्त वोटिंग राइट्स दिए जाएं। अली राशिद साहब, आपकी नजर में वजीर आजम साहब ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैकेज का ऐलान किया है, इज इट इनफ? क्या यही हमें करना था? क्या हम इससे ज्यादा कर सकते थे? क्या ये उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कि पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए काफी है? अली राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत इस पैकेज में तवील चीज़ें काफ़ी अनाउंस की गई हैं और मेरे हिसाब से इस वक्त मुनासिब भी हैं और काफ़ी भी हैं। देखें, ये पहला कॉन्फ्रेंस था ना, ये पहला दिन है ना आखिरी दिन है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी वक्तन मज़ीद चीज़ों की भी अनाउंसमेंट होगी एंड आई एम होपफुल कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो हमारी बैकबोन है। रेमिटेंसेस आप देख रहे हैं कि मज़ीद बढ़ गई हैं और उनकी थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की ज़रूरत थी और वो हुकूमत ने की, जो बड़ी खुशाइन बात है। और इसमें जो है द थिंग विच वी हैव टू सी इज़ के ग्लोबल इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, उसमें भी ख़ास तौर से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पता होना चाहिए कि देयर होम इज़ हियर, इट्स सेफ, और कभी भी उनको अपने मुल्क वापस आने की ज़रूरत हो या यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है, थिंग्स इंटरनेशनली आर बिट ट्रिकी। वैसे अली, आप माशाल्लाह से इतने सीनियर लॉयर भी हैं, आप कानूनदान भी हैं, तो अली 3-4 जो पहले ऐलान वजीर आजम ने किए कि उनके लिए नई अदालतें बनाएंगे, वीडियो लिंक से उनके शवाहिद रिकॉर्ड होंगे, उनको अदालत आना नहीं पड़ेगा, फिक्टिशियस लिटिगेशन का वर्ड भी यूज हुआ, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारे 1 करोड़ 35 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी अदालतों में बड़े फंसे हुए हैं। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेगा प्लीज। देखिए, इसमें केसेस होते हैं, उनकी एब्सेंस में किसी की प्रॉपर्टी होती है, उस पर कब्जे हो जाते हैं, वो होते नहीं मौजूद, बहुत उनकी वो गैर हाजिर हैं, उन पर कोई FIR हो गई जाली, उनको नहीं पता, व्हेन दे कम बैक उनको पता है कि वो एब्सकॉन्डर हुए हैं। ऐसे बड़े केसेस होते हैं, तो वो फैसिलिटेट करने के लिए मैंने जैसे आपसे कहा बहुत खुशाइन बात है। और दूसरे जो शख्स मुझसे पहले बात कर रहे थे, शायद उनका ताल्लुक PTI से, खुशाइन बात मैं ये भी कहूँगा कि मुनासिब उन्होंने बात की। PTI के हमारे दोस्त यूजुअली करते नहीं हैं, बट ही कॉल्ड। नहीं, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं, वो हमेशा मुनासिब बात करते हैं। आई विल वाउच फॉर हिम। अली, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन कि वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को? देखिए, आई एम श्योर कि ये चीज़ जो है अंडर डिस्कशन है और इलेक्शंस में भी टाइम भी है, तो आई थिंक ये स्टेजेस हैं, हर चीज़ स्टेज बाय स्टेज होगी और इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर इतना कुछ किया है तो आने वाले वक्तों में वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया इस तकरीब में कि ओवरसीज के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं उनको मालूम पड़ गया है कि ब्रेन गेन है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, हम फ़ायदा उठा रहे हैं अपने दिमागों से। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम भेजा। अच्छा, मैं तैमूर साहब, ये ब्रेन ड्रेन का प्रोपेगेंडा करने वालों को आज हमारे सिपा सालार ने जवाब दिया है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी एक खबर आई हुई है, लिबिया के पास कश्ती डूब गई, पाकिस्तानी मौजूद थे, 11 अफराद का बताया जा रहा है कि वो जांबाक हो गए, अपनी जान से गए हैं, जिसके अंदर 4 पाकिस्तानी थे। सैडली जिस चैनल, लीगल चैनल से जिस स्पीड से पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसको हम अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। कश्ती के जरिए भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, 25-30 लाख रुपए एजेंटों को अदा करते हैं, 25-30 लाख से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई चाय पराठे का होटल नहीं खोलना चाहते लेकिन बाहर जाना चाहते हैं और मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं कि आज आर्मी चीफ के बयान से ब्रेन ड्रेन वाले प्रोपेगेंडा को अच्छा जवाब मिल गया है? एंड डू यू अग्री विद दिस नैरेटिव कि ये ब्रेन गेन है, ड्रेन नहीं? देखें, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेंथ है। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे ममालिक एग्जाम्पल्स हैं जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा चलती ही
उनके ओवरसीज़ नेशनल्स की रेमिटेंसेस के ऊपर है। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे हैं तो ये अब हमारा ब्रेन गेन हो गया, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। बिकॉज किसी भी मुल्क को अपनी इकोनॉमी, अपना इकोसिस्टम, आप टेक्नोलॉजी का ले लें, आप मेडिसिन की फील्ड का ले लें, आप इंजीनियरिंग का ले लें, उसको ग्रो करने के लिए जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको अपने मुल्क में भी रिटेन करना है। किसी भी कंपनी ने अगर ग्रो करना होता है तो वो एम्प्लॉय रिटेंशन पे फोकस करती है कि जी जो टैलेंट डेवलप हो रहा है, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ सब्सिडाइज रेट्स पे किंग एडवर्ड जैसे मेडिकल कॉलेज से पढ़कर वो फिर बाहर जाके लाखों डॉलर कमा रहे होते हैं, या बाकी प्रोफेशन में यूईटी, जीआईके ना सब सब्सिडाइज नहीं है, इनसे जो पढ़कर बाहर दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो अगर ये लोग हम एक कंपनी के तौर पे एक मुल्क को लें और उनको रिटेन करने की कोशिश करें, वो पाकिस्तान में बैठ के नई एडवांस्ड चीज़ों की कंपनीज बनाएं, यहाँ पे ही मेडिकल एक्सेलेंस को आगे लेके चलें, लीगल एक्सेलेंस में लेके आगे जाएं, तो तब मुल्क का लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। अभी ये शॉर्ट फिक्सेस हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, आपको पैसे कुछ भेज रहे हैं, उन पैसों से आपका कुछ बैलेंस ठीक हो रहा है, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स कुछ बेहतर हो जाते हैं और लोगों की यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उनके नियर एंड डेयर की वो थोड़ी संभल जाती है। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है एक्चुअल क्रिएशन की और की ग्रोथ की, वो हम इस चक्कर में मिस कर रहे हैं, बिकॉज द बेस्ट ब्रेन्स आर देन बिल्डिंग थिंग्स फॉर अदर कंट्रीज अब्रॉड, वो पाकिस्तान में नहीं बन। बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। अली राशिद, ब्रेन ड्रेन या ब्रेन गेन, आपका नैरेटिव क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से इट्स टू सून टू से, आई थिंक समवेयर इन द मिडल। आई थिंक ब्रेन गेन की तरफ शुरुआत हमने की है। ये तो ओवरसीज एक कॉन्फ्रेंस थी, तो बात ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी होगी आई होप, बट बिल्कुल आई एग्री कि हमें वो एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देनी पड़ेगी लोगों को। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं लोग, उनको हरास करने के बजाय टैक्स नेट में बाकी लोगों को लेके आना पड़ेगा जो नहीं है। मगर वो चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं, स्लोली सही बट श्योरली, एज इन वी आर प्रोग्रेसिंग। तो मैं होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। डॉलर इज स्टेबल, स्टॉक मार्केट इज़ डूइंग वेल, ओवरऑल डेलीगेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान में। मिनरल्स एंड माइंस का ये कॉन्फ्रेंस हुआ, बाकी दीगर कॉन्फ्रेंस हुई हैं, टेक में भी हम स्टारलिंक हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। ऑल्दो मैं वफाक का नुमाइंदा नहीं हूँ, बट ओवरऑल मुझे चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, विच आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं पॉजिटिवली लूँगा और पाकिस्तान का खैर ख्वाह चाहूँगा कि बेहतर हो। तो इंशाल्लाह आई एम पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ब्रेन गेन की तरफ जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं आपके साथ दो इंटरनेशनल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा अपने मेहमानों से। एक वॉशिंगटन पोस्ट की है जिसमें बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त निशाना है पाकिस्तान के मादनियात। दूसरी खबर इंडिपेंडेंट की है जिससे बताया, इंडिपेंडेंट की खबर थी जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के मिनरल्स को अब टारगेट कर रहे हैं यूक्रेन के बाद। और वॉशिंगटन पोस्ट की खबर यह है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द जो असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका का असलहा है जो वो अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया था। इन दोनों खबरों पे हम नजर डालेंगे क्योंकि इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इमेंस है, बहुत बड़ा है व्यूअर्स। जो जितने ज्यादा पैसे भेजेगा उसको मिलेगा बड़ा सिविल अवार्ड। 14 अगस्त को ये वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को आज कह दिया है और इस ऐलान से मालूम पड़ जाता है, वाज़ेह है, क्वाइट ऑब्वियस कि चाहे ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये कॉन्फ्रेंस हो या माइंस एंड मिनरल्स फोरम और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, दोनों का मकसद इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान लाना है। अच्छा, मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूँ। ये खबर इंटरनेशनल जरीदे इंडिपेंडेंट की है जिसमें लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के बाद पाकिस्तान पर नजरें गाड़ ली हैं उनके माइंस एंड मिनरल्स के लिए। और हम जानते हैं गुज़िश्ता दिनों इस वक्त पाकिस्तान के टूर पे है एक अमरीकी कांग्रेसमैन की टीम जिसके अंदर कांग्रेसमैन जैक बर्जमैन भी शामिल हैं। वो अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हमेशा सोशल मीडिया, ट्विटर पे स्पेशली पीटीआई के बयानिए को फरोग देते हुए नजर आए, उनसे आरिफ अलवी साहब भी मिल रहे हैं, दूसरे पीटीआई की लीडरशिप भी अमेरिका में जाके मिल रही है, उनसे कह रही है कि आप हमारे बयानियों को फरोग दें। पर जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो कोई ऐसा बयान नहीं देते जैसा बयान वो ट्विटर पे दे रहे थे। और वो मिलते भी हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्राइम मिनिस्टर से, उनकी टीम से, माइंस और मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी का इजहार करते हैं और लगता यह है कि उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो मेरी नज़र में एक तो इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस में बहुत करीबी कनेक्शन है, साथ साथ
अमेरिकी कांग्रेसमैन का पाकिस्तान आना, जो वहां बैठ के अमेरिका में तो इमरान खान की बात करते हैं, यहां आके मादनियात की बात करते हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि पीटीआई के साथ हैंड हो गया है? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो कभी भी ये अमेरिका या किसी और मुल्क के लॉ मेकर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रही थी, ना करना चाहिए, किसी भी जमात को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में ही हल होने चाहिए। मेरा अगर फॉर्म 45-47 का झगड़ा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, तो मुझे उम्मीद पाकिस्तान के निज़ाम से ही है। और अगर आज की अदलिया उसके ऊपर इंसाफ नहीं करेगी तो कभी उनका भी मुहासबा होगा, अदालती तौर पर होगा, तारीख करेगी। तो हम तो अपने मुल्क की ही बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये पार्टी की लीडरशिप ने भी इस बात को कई दफ़ा वाज़े तौर पे इसका इजहार किया है। ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है लोग जो हैं वो सपोर्टर्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के आम शहरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो सकते हैं। वो जब इस तरह की कोई फॉरेन डिग्नेटरीज जो हैं वो कोई मैसेजेस करते हैं, ट्वीट्स करते हैं या सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, तो जाहिर है उससे शायद कुछ उम्मीद बांध लेते हैं, उनसे कोई होप लेते हैं। मेरे ख्याल में नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो भी अपने तौर पर अपने हलकों में अमेरिका में मुख्तलिफ जगह पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी वोटर्स की तादाद है, या जनरली ऐसे वोटर्स की जो कि शायद सिंपैथेटिक हों टू इमरान खान साहब। तो वो यानी आप कहते हैं पीटीआई के साथ कोई हैंड नहीं हुआ, दिस वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा ही होना था। पीटीआई हैज नेवर बीन डिपेंडेंट ऑन दिस। पीटीआई को 8 फरवरी को मुश्किलात के बावजूद इस मुल्क के अवाम ने वोट दिया था, और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी तौर पर ही हल होगा। अलामी ब्रिगेडियर हारिस नवाज को मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मौसम कैसे बदल गया, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि लोगों का ये कहना है ये क्योंकि ना अमेरिका की अखबारों में, ना टीवी पे, ना सोशल मीडिया पे पाकिस्तान या इमरान खान का नाम है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र आ जाता है पीटीआई की लॉबियस्ट की वजह से। और फिर उनको ठंडा करने के लिए बुलाया भी गया वो कांग्रेसमैन जो अमेरिका में पीटीआई करते हैं, यहाँ आके उन्होंने सिर्फ मादनियात किया। और एक खबर तो मैंने शेयर की ब्रिगेडियर साहब इंडिपेंडेंट की कि ट्रंप की नज़र पाकिस्तान के मादनियात पे है यूक्रेन के बाद। एक खबर है सर वॉशिंगटन पोस्ट की, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान अमेरिका का असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, पेंटागन के थ्रू ये खबर आई है। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूं ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान की मादनियात में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अमेरिका के साथ डील कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्द अमेरिकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। डोंट यू थिंक इन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स, बार्गेनर्स को ऐसी डील स्ट्राइक करनी चाहिए कि जो नुकसान पाकिस्तान का दहशतगर्दी में हो रहा है उसका भी अजाला हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी आ जाए? ब्रिगेडियर हारिस नवाज। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर दी है ये हमें पाकिस्तान को, अमेरिका को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये तमाम अमेरिकन साख्त वेपन्स, एमुनिशन जो है ये जब अमेरिकन छोड़ के गए थे ये तमाम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगा हुआ है। और जब भी पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है उनमें 1-2 अफगानी मारे जाते हैं, खारजी के मारे, सबके पास होता है वो अमेरिकन साख्त वेपन होता है। M4A1 राइफल्स हैं, नाइट विंग डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट और किस्म के राइफल्स होती हैं, गन्स होती हैं। और जो जाफर एक्सप्रेस में भी जो बात उनमें मारा गया उनसे भी M4A1 राइफल रिकवर हुई है, और सारे अमेरिकन साथ का था। तो ये तो कोई डाउट नहीं है। अब ये अमेरिका की सोचने की बात है कि वो वाई डिड दे लीव इट, और अगर वो छोड़ के गए तब जबकि वो अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत को हर महीने $मिलियन दे रहे हैं चलाने के लिए, तो क्या उनको इनकी आर्म ट्विस्टिंग करनी चाहिए, इनसे वेपन? जब ने कहा कि हम इनसे रास्ता वापस लेंगे, कब लेंगे, लेने का इरादा है नहीं है, कैसे लेंगे, क्या उसके खदोखाल होंगे, वो कोई क्लियर नहीं है। और ये बड़ी ही तशवीश की बात है। पाकिस्तान इज रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, और ये अमेरिकन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर अमेरिकन। अभी मैं शरीफुल्लाह को पकड़ के दिया, और उसके बाद दियर विक्टिम ऑफ टेररिज्म ने $150 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस किया, 80-90 में सिविलियन फौजी शहीद हुए हैं। अभी भी हम लड़ाई कर रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, तकरीबन 170 के करीब पर डे ऑपरेशन हम करते हैं। इसके साथ तो दूसरी बात है, देखें पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल। यूक्रेन के बाद जिस तरीके से वहाँ $500 बिलियन के वो वॉर रेपरेशन ले रहे हैं वहाँ से,
और उसके बाद नेक्स्ट जाहिर है कि ईरान भी टारगेट है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान दुनिया के रडार के ऊपर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए मुझे यकीन है कि आर्मी तो अपने बिल्कुल में होमवर्क करके रखते हैं और वो हर किस्म की जो होती है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तैयार होती है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर बहुत नज़र रखें। और अभी जो मैंने खुद भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जो माइनर मिल इन्वेस्टमेंट फोरम पे जो कॉन्फ्रेंस थी, मैं खुद भी वहाँ था, बहुत ज़्यादा दुनिया में इसको इंटरेस्ट होती है। इट्स नॉट ओनली अमेरिकन, इट इज़ बहुत दुनिया से फॉर्म्स आई हैं उसकी। वी आर नॉट गिविंग इट टू अमेरिकन, बट जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आएगी। नंबर 2, चीफ आर्मी स्टाफ जनाब ने बड़ी क्लियर बात की कि वी वांट कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स हों और वो जाए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट हो। रॉ मटेरियल देने का नुकसान है, वो जाके दूसरी फर्म जो होती हैं वो बेनिफिट देती हैं। तो आई थिंक अदरवाइज बलूचिस्तान वी हैव टू वेरी केयरफुल, हमें हर हालत में दोस्तों के सियासी हालात ठीक करने हैं, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। और नंबर 3, जो कॉम परस्त पार्टी है वहाँ की हुकूमत को फेडरल मिनिस्टर को अपने मिनिस्टर देनी चाहिए क्वेटा, वहाँ 2-3 हफ्ते रहें, उन सब से मुज़ाकरात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनकी जो भी डिमांड जायज़ है वो पूरी की जाएँ और वहाँ के यूथ को रोज़गार दिया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि ये टोटल एजेंसी जो पैसे के लालच से उनको अपने पास ले आती हैं वो ऐसे बात करें। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब स्टे विद अस प्लीज। अली राशिद साहब, आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान अमेरिका से वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अदा करवा सकता है जो दहशतगर्द अमरीकी असला पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो नुकसान हमें हो रहा है? डू यू थिंक कि हम इस डील के अंदर अमेरिका से सही तरह निगोशिएट करने की सलाहियत रखते हैं या फिर विन विन सिचुएशन होगी या नहीं होगी? अली देखिए, एब्सोल्युटली आई थिंक थोड़ा ये ट्रिकी मामला थोड़े ट्रिकी हैं, मगर ये हमारी फेवर में जा रहे हैं। ट्रंप ने इलेक्शन जब वो कंटेस्ट कर रहा था, उसने उसी वक्त कह दिया था कि अफगानिस्तान में हमने जो एग्जिट किया और जितनी चीज़ें हम अपने वेपन और सब चीज़ें छोड़ के गए हैं, वो सब जब मैं आऊँगा तो मैं सब रिट्रीव करूँगा। अगर वो उसका प्लान है कि अफगानिस्तान में घुस के वो सब चीज़ें रिट्रीव करनी है और अलायंस उसको चाहिए, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। और वी हैव अ कॉमन एनिमी, वहाँ जो TTP है और वहाँ से जो अफगान सॉइल यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में अटैक्स करने में, और तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एक नेचुरल अलायंस हमारा बनता है। उनको अपनी चीज़ें वापस चाहिए, वही चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, तो वी कैन प्ले आवर रोल। और फिर उसके मद में इन्वेस्टमेंट हो गई, बाकी इकोनॉमिक फ़ायदे और अंडरस्टैंडिंग अगर हम उनसे ट्रेड के लिए, तो इट्स नथिंग लाइक इट, मगर एज आई सेड इट्स ट्रिकी और इसको थोड़ा बारीकी से हमें देखना है और थोड़े कॉशन से हमें चलना है, मगर इफ वी वांट इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक इट वर्क। तैमूर मलिक साहब, डू यू थिंक इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से हम फायदा उठा पाएंगे सर? देखें, अपॉर्चुनिटी तो आती हैं और मौजूद हैं, ये तो देखना यही है कि जो सारे इक़दामात की जिनकी बात हो रही है और जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं उनको मटीरियलाइज़ कैसे किया जाता है। पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हमें अपॉर्चुनिटी, तो अगर हम रेको देख की बात करें तो 20 साल से अपॉर्चुनिटी सबके सामने नज़र आ रही है और इसमें बहुत सारी हुकूमतों का, लोगों का कसूर है कि ये स्टेज तक डिलेट क्यों रही है चीज़। लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की तो कमी कभी नहीं रही। अभी भी आप अगर माड़ी गैस को फॉलो करें, बाकी कुछ हमारी कंपनीज को फॉलो करें, तो वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज भी हो रही हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो उनको मटेरियलाइज कैसे करना है, उनको एक आपने रोड मैप कैसे देना है, उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट उनकी आपने कैसे बनानी है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसे इंप्रूव करनी है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन को, ब्यूरोक्रेसी को कम कैसे करना है, उनकी डिस्प्यूट है उसके लिए आपने निज़ाम कैसे बेहतर करना है। इन चीज़ों पे अगर काम होगा तो फिर सही मानों में मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी को का फायदा उठाया गया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है तैमूर मलिक साहब, विद योर परमिशन एक ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आके कैनाल्स के मामले के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब ने सिंध को गूगली कैनाल्स के ऊपर, क्या है ये गूगली, मुझे ज्वाइन कर रही हैं PMLN की रहनुमा है उज़मा कारदार साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उज़मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हमेशा की तरह आप काफ़ी हशाश बशाश फ्रेश लग रही हैं और आपके बाल भी मेरे बालों से बेहतर लग रहे हैं। ये बताइए उज़मा साहिबा,
क्यों इतना मुश्किल है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की ताकत देना? इमरान खान तो देना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम साहब ने पहले ओवरसीज कन्वेंशन में ये ताकत उनको नहीं दी। व्हाट्स द प्रॉब्लम मैडम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट तलहा। तलहा देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारा सरमाया है, और ये वो लोग हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत है, और ये बहुत पाकिस्तान को हर तरीके से ये रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, बाकी भी हर तरीके से हेल्प भी करते हैं। इस पे जो वोट का सिलसिला है हमारे मैनिफेस्टो में है, बल्कि लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए ना। ये ना हो कि वो वोट फिर उल्टा गले पड़ जाए और फिर उसको कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। तो ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आया इनको आप ऑनलाइन वोटिंग राइट्स दे सकते हैं या इनको एम्बेसी में जाके वोट डालना है। तो उसकी जो प्रोसीजर है ना, वो मेरे ख्याल में अभी तक कोई सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये मामला लटका हुआ है। वरना हर पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि आप इनको वोटिंग राइट्स जो हैं वो जरूर देने चाहिए। अनलेस ऑफ कोर्स देखें जहाँ पे आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट ही गिव अप कर दिया और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही नहीं, पे जाहिर है मामला फिर पर 1,35,00,000 में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट गिव अप नहीं किया हो, जो वहां काम कर रहे हो, घर पैसे भेज रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। और ये तो देखिए, पार्लियामेंट में सब पार्टीज को इकट्ठे बैठ के वहाँ पे डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, और फिर एक मोडिस ऑपरेंडा इसका जो है वो तैयार होना चाहिए, जिसके मुताबिक वोटिंग राइट्स दिए जाएं। बिल्कुल ठीक। उस्मा कारदार साहबा, यहाँ पे सिंध एहतजाज कर करके थक गया, शोर मचा मचा के थक गया कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, और अब ये कैनाल्स नामंजूर। और आज पंजाब ने एक लेटर लिख दिया इरसा को और कहा कि सिंध को तो उसके हिस्से से ज्यादा पानी मिल रहा है, पंजाब की शॉर्टेज सिंध से ज्यादा है। और उसके बाद लोग हैरान हुए, क्या वाकई ये पंजाब ने इरसा को लेटर लिखा है? कैन इट बी ट्रू? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, मुझे नहीं समझ आती इतनी ह्यू एंड क्राई क्यों पीपल्स पार्टी ने मचाई है, क्योंकि 2024 में अगर आप ट्वीट्स देखें जरदारी साहब के, उसमें तो उन्होंने कैनाल्स का ये प्रोजेक्ट जो था उसको अप्रूव किया है और ओके किया है। नहीं मालूम के बीच में एकदम से क्या मैडम वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन के एक वजीर ने झूठे मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाले हैं। इमेजिन कितनी बड़ी एलिगेशन है। नहीं, मेरी बात सुने तो ट्वीट भी, आई थिंक फिर उस ट्वीट को सामने लाना चाहिए पीएमएलएन को, ताकि उनके नैरेटिव को मैडम तकवीत मिले। इस वक्त सिर्फ वो पार्टीज फायदा उठा रही हैं जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, और वो इससे थोड़ा सा इस सिचुएशन से नाजायज फायदा उठा रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए। मुझे तो जाती तौर पे बहुत अफसोस हुआ था जब बिलावल साहब ने कहा था कि बेनजीर भुट्टो ने कालाबाग डैम जो था रुकवाया था। देखिए, ये पाकिस्तान का इशू है, ये किसी सूबे का इशू नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हम सियासत के शिकार हो गए, हमने डेड हॉर्स बना दिया एक ऐसे प्रोजेक्ट को जिससे हमारी सारी एनर्जी की नीड्स हाइडल पावर से पूरी हो सकती थी। और ये करने वाले जो थे, जो हमारा साथ एक दुश्मन बैठा हुआ है, उसने 5,000 डैम बना लिए। अलमिया ये मैडम सॉरी वो हमारे बजाय इंडिया ने वाटर मैनेजमेंट कर दी, और हमारे दरियाओं का पानी उसमें वो जो था ये मैं आपको बताता हूँ ये इशू क्यों बढ़ा। मैडम ये इशू क्यों बढ़ा? मैडम ये इशू इसलिए बढ़ा कि कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपोलिस और फाइनेंशियल हब और सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाला शहर है। उसको विफाक ने आज तक मोटरवे नहीं दिया है। नया मोटरवे पंजाब में ऐलान हो गया, आज तक कराची यही डिमांड कर रहा है कि सक्खर से कराची तक मोटरवे बना दो, और पंजाब में 450 अरब का नया मोटरवे अनाउंस हो जाता है। ऐसे फैसलों की वजह से ये तासुब बढ़ रहा है मैडम कि पंजाब नहीं चाहता कि सिंध में तरक्की हो। तालहा, मेरी बात सुने, जो कुछ ऐसे जॉइंट रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे मुल्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो किसी सूबे के अगर दरियाए सिंध एक आ रहा है तो उसमें जिस तरह आपके जो सारे डैम्स हैं उनकी बिजली जो है वो वफाक से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो ये नहीं कि अब केपी में अगर डैम्स बने तो सारी बिजली केपी को मिल जानी है, या रेकोडिक है तो सारा जो भी निकलेगा वहां से वो बलूचिस्तान को मिल जाएगा।
ये पूरा एक फेडरल पूल होता है जिसके अंदर ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ से पूरे पाकिस्तान, अगर चोलिस्तान में 45,000 एकड़ बंजर जमीन जो है उसको आप फिराब करके आप एग्रीकल्चर बेस अपनी बना सकते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, कभी आपको फूड इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। अब बिल्कुल ठीक। थैंक यू उस्मा कारदार साहिबा, आई एम आउट ऑफ टाइम, रियली ग्रेटफुल आप हमारे शो नहीं, आप यकीनन, हम पूरा पाकिस्तान चाहता है कि हमारा रेगिस्तान ग्रीन हो जाए और हरियाली आए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है। 7 करोड़ सिंध के रहने वाले हैं। खैर, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।